के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे थे विदेश सचिव प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और अब आज की हम खास चर्चा करने वाले हैं इस वक्त में। जैसा कि हमने बताया था कि आज की जो खास चर्चा इस वक्त में है वो इस मुद्दे पर है कि एक तरफ राहुल गांधी को दुविधा है कि वो वायनाड रखें या रायबरेली। हालांकि खबर ये आ रही है कि वायनाड से रिजाइन करेंगे, रायबरेली को रखेंगे, लेकिन अखिलेश के मन में कोई दुविधा नहीं है। अखिलेश यादव ने विधानसभा की सदस्यता करहल से छोड़ दी, इस्तीफा दे दिया। अब वो केंद्र की राजनीति करेंगे। तो यहीं से यह सवाल उठता है कि विपक्षी इंडी गठबंधन में एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ अखिलेश यादव, तो ये सब लोग आएंगे तो फिर कैसी स्थिति बनेगी, इसी पर आज की खास चर्चा होगी। रायबरेली के बाद राहुल गांधी आज वायनाड पहुंचे तो केरल की सीट से वो लगातार दूसरी बार सांसद चुने गए हैं। वायनाड में लोगों ने अपने सांसद राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया तो उन्होंने सीधे जनता से पूछा, मैं दुविधा में हूं, क्या चुनूं? तो लोगों ने कहा वायनाड। तो राहुल गांधी ने लोगों को आश्वस्त किया कि मेरे फैसले से रायबरेली और वायनाड दोनों खुश होंगे। गोल-मोल बात ही कही जाएगी इसे। दिक्कत यह है कि रायबरेली को नेहरू गांधी परिवार ने अपनी पारंपरिक सीट मान रखी है कि भाई वहां तो रहना ही है, जबकि वायनाड ने उन्हें तब जिताया था जब वो अमेठी से हार गए थे। तो कांग्रेस के लिए निर्णय इतना आसान भी नहीं है। कहते हैं दुख का साथी था वायनाड। रायबरेली में भव्य स्वागत से अभिभूत गांधी परिवार को यूपी से बड़ी उम्मीद है। आगे की राह देख रहे हैं यूपी में। भाजपा ने जो कम सीटें जीती हैं यूपी में, इसका श्रेय भी पार्टी ने राहुल गांधी को ही दे दिया कि उन्होंने ही तो रोका। केरल में उधर अगले साल विधानसभा चुनाव है तो सीपीएम वायनाड छोड़ने को एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना सकती है कांग्रेस के खिलाफ। प्रियंका गांधी के नाम पर केरल मुस्लिम लीग पहले ही असहमत है कि नहीं, गांधी परिवार इसे सबसे सुरक्षित सीट मानता है, लेकिन मुस्लिम लीग कह रहा है कि नहीं, वायनाड से प्रियंका नहीं चाहिए। राहुल गांधी ने वायनाड को अपना परिवार बताया तो सोनिया गांधी ने बेटे राहुल को रायबरेली को सुपुर्द करके सीट छोड़ दी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अब दिल्ली की सियासत चुन ली है और विधानसभा की सीट छोड़ दी है। अखिलेश कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं और करहल से विधायक थे, तो ऐसे में उन्होंने विधानसभा को ही छोड़ने का फैसला किया। लेकिन 2 साल पहले अखिलेश सक्रिय राजनीति के लिए इसी तरह से ठीक उल्टा आजमगढ़ लोकसभा सीट से इस्तीफा देकर विधानसभा चुनाव लड़े थे और विधानसभा की सीट रखी थी। 37 सांसदों के साथ अखिलेश इंडी गठबंधन में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। राष्ट्रीय राजनीति में केंद्र में अखिलेश राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका को बढ़ा सकते हैं। तो यहीं से चुनौती आती है कांग्रेस के लिए। यह चुनौती कांग्रेस के लिए भी उतनी ही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका में राहुल गांधी आते हैं तो गठबंधन के नेता के रूप में उनकी भी भूमिका बड़ी होगी। दूसरी तरफ से अखिलेश भी आएंगे तो आमने सामने हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव में 99 सीट पर रह जाने के बावजूद कांग्रेस पार्टी से बहुत बड़ी कामयाबी मानती है। कांग्रेस का दावा है कि उसने अपने पारंपरिक वोट बैंक को साध लिया है, साथ ही दलित समुदाय के लोग भी उनसे जुड़े हैं। तो यहीं से सपा के लिए भी खतरा है। सपा इसके लिए अखिलेश के जातीय समीकरण को श्रेय देती है कि नहीं, जो कुछ हुआ है वो तो पीडीए जो दिया था नारा अखिलेश ने, जबकि बीजेपी इस जीत को महज झूठे प्रचार का नतीजा मानती है कि लोगों को भरमा दिया और जीत ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में रायबरेली और वायनाड से जीत दर्ज करने के बाद कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने हिंसा और अहंकार के खिलाफ मतदान किया है। उत्तर प्रदेश की जनता ने नफरत के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ, अहंकार के खिलाफ दबाकर वोट दिया है। पहली बार हमने देखा कि राजनीति 20-25 लोगों के लिए की जा रही है। जनता के बीच में नफरत फैलाते हैं और फिर पूरा का पूरा फायदा 2-3 अरबपतियों को पकड़ा देते हैं। इलेक्शन मोड में ही लग रहे हैं अभी भी राहुल गांधी। उधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि सरकार तो बदली है लेकिन इसमें कुछ नयापन नहीं है। केवल 2024 तारीख बदली है, साल बदला है, बाकी तो सब कुछ पुराना दिखाई दे रहा है। तो ये जो तमाम बातें आ रही हैं, इसको लेकर के कोई तस्वीर बन रही है क्या विपक्ष की राजनीति की, और कैसी तस्वीर बन रही है, इसी पर आज खास चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहीं पर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं।
हमारे साथ स्टूडियो में ही धनंजय गिरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत। और विजय कौशिक जी, कांग्रेस के नेता, बहुत बहुत स्वागत। विजय जी आपका भी। मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं विनोद जी के जरिए। विनोद जी, कैसी तस्वीर बनती हुई दिख रही है विपक्ष की राजनीति की, खासतौर पर जब ये अब बिल्कुल साफ हो गया कि अखिलेश जी ने विधानसभा की सदस्यता छोड़ दी, अब वो केंद्रीय राजनीति करेंगे, और इधर कांग्रेस भी अपने मन में बहुत मंसूबे बना रही है। लाल जी, कहते हैं ना अपने यहाँ की दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। आज जब राहुल गांधी वायनाड में अपने को बता रहे थे कि हम दुविधा में हैं कि रायबरेली चुनूं या फिर वायनाड को रखूं, तो जाहिर सी बात है कि लोगों ने कहा कि वायनाड रखो। ठीक। अब राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया है कि चलो हम रायबरेली रखें या वायनाड को, दोनों लोगों को हम जरूर खुश करेंगे। अच्छा। अब वो कैंडिडेट ढूंढ रहे होंगे कि वायनाड में किसको डालें। जाहिर सी बात है कि वहाँ पे कांग्रेस के ही वेणुगोपाल ने कहा था कि यहाँ पे प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती है। तो वो आपने देखा होगा, पिछले दिनों खबर थी कि मुस्लिम लीग के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमें वायनाड पे राहुल गांधी के लिए, हमने एक शर्त थी हमारे साथ कि हम राज्यसभा के एक सीट जो है वो मुस्लिम लीग को मिलेगा। इस शर्त के हिसाब से राहुल गांधी को हमने वायनाड सीटें छोड़ी थी। वो दावा वायनाड पे मुस्लिम लीग का है। अब कांग्रेस के सामने में दिक्कत है कि चूंकि ये कांग्रेस की सीटें है, राहुल गांधी की जीती हुई है, इसलिए कांग्रेस के ही कोई तो मुस्लिम लीग क्या वायनाड सीट अपने लिए चाहती है? यस। अच्छा। क्योंकि वहां उनकी बहुतायत है, मुस्लिम लीग का के बल पे ही वो चुनाव वायनाड को उन्होंने 2 बार जीता है जी। तो अब सवाल ये है कि दोनों जगह का ये मोशन के साथ साथ अब देखिए कि राहुल गांधी वहां हर पब्लिक मीटिंग में कहते थे कि वायनाड हमारा परिवार है, और उन्होंने वायनाड को परिवार बनाया था। तो रायबरेली में सोनिया गांधी ने पब्लिकली जिस दिन नॉमिनेशन करने गए थे, उस दिन जो उन्होंने सभा की थी, तो सोनिया जी ने वहां कहा कि हम आपके सुपुर्द राहुल गांधी को कर रहे हैं। तो एक तरह से राहुल गांधी को सोनिया जी ने एक तरह से रायबरेली के लोगों के लिए सुपुर्द किया है। अब ये दिक्कत कांग्रेस के सामने में है कि रायबरेली जो गांधी परिवार की पारंपरिक सीट कहा जाता रहा है, और उस सीट को छोड़ने से फिर यूपी का क्या होगा। ठीक है। लेकिन अगर केरल में वायनाड को छोड़ने से इसका असर तो बिल्कुल होगा कि अभी जो एंटी इनकम्बेंसी सीपीएम सरकार का वहां पे है विजन के खिलाफ में, राहुल गांधी के छोड़ने के साथ ही उसे एक मौका मिलेगा यह कहने के लिए कि ये लोग मौके का फायदा उठाते हैं। जब यूपी ने हराया तब आप केरल में आए और हमने उनको जिता के भेजा था। इन सारी चीजों के बाद आप जब देखते हैं तो जो केरल के अभी आप जो अखिलेश यादव का बाइट्स गा रहे थे अपनी रिपोर्ट में लाल जी, वो आज की सबसे बड़ी स्टोरी है कि आज अखिलेश ये बात तो कह रहे हैं कि ये सिर्फ तारीख बदला है, सिर्फ तारीख बदली, 2024 का एक कैलेंडर बदला है। सरकार तो वही है, मोदी भी वही है, पीएम भी वही है, मंत्री भी तो सारे लगभग वही है। तो अब सवाल ये है कि इस इंडिया गठबंधन के पास में नया क्या होगा, ये चुनौती अब राहुल के लिए भी है और अखिलेश के लिए। लेकिन पहली चुनौती विजय जी, पहली चुनौती तो यही है। हालांकि देखिए खबर ऐसी आ रही है कि मन तो बना लिया है कि वायनाड से हटेंगे और रायबरेली को रखेंगे, लेकिन विजय जी थोड़ा आप भी कंफर्म कर दीजिए कि ये वायनाड के लोगों को संतोष करना पड़ेगा कि अब राहुल जी का उन्होंने वैसे जिसे कहते हैं संकट की घड़ी में साथ दिया, और राहुल गांधी जी अब क्या वायनाड के लोगों को छोड़ देंगे, उस वायनाड के लोगों को जिन्होंने संकट की घड़ी में साथ दिया था राहुल जी का? देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं स्पष्ट कर दूं, वायनाड कोई पाकिस्तान का या किसी दूसरे देश का हिस्सा नहीं है। नहीं, वो अपने देश का, केरल का है। इस्तीफा देने से छोड़ देंगे, सुनिए ना। हाँ। कांग्रेस और राहुल गांधी जी से वो हमेशा जुड़े रहेंगे। अगर इस्तीफा देते भी हैं तो भी कोई दिक्कत ना वायनाड के लोगों को होनी चाहिए, ना राहुल गांधी जी को होनी चाहिए। ये बड़ी स्पष्ट सी बात है। बात होती है केवल फैसले लेने की और सीधी बात करने की। हकीकत ये है कि आज हमारे नेता राहुल गांधी जी को भाजपा से कोई चुनौती नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। वो तो उनके सलाहकारों ने एक जिम्मेवारी ले रखी है उन्हें संघर्षशील बनाने की। उनके सलाहकार ही उनके सामने चुनौतियां खड़ी करते हैं और राहुल गांधी जी उन चुनौतियों से निपटते रहते हैं। कांग्रेस में फिलहाल हमारी पार्टी में ये चल रहा है, वरना सीधी बात करने में कोई दिक्कत नहीं थी। क्यों? क्योंकि एक बेटे के लिए अपनी माँ की कही हुई बात से ज्यादा बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती दुनिया में। ठीक है। अगर श्रीमती सोनिया गांधी जी ने एक बात कही कि रायबरेली में जो है मेरा बेटा चुनाव लड़े, मैं चाहती हूँ कि वो वहाँ के लोगों के साथ जुड़कर रहे, तो सीधी सी बात है कि रायबरेली से किसी कीमत पर भी राहुल गांधी इस्तीफा नहीं दे सकते।
नहीं दे सकते तो वायनाड की जनता के सामने सीधे जाकर स्वीकार करने में कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए थी। गोलमोल बातों का कोई अर्थ है ही नहीं। तो सबसे किसको बड़ी बात लड़ाएंगे ये- फिर वहां से, वायनाड से? देखिए, वायनाड से सीधी सी बात है कि प्रियंका गांधी जी नहीं लड़ेंगी। नहीं लड़ेंगी। तो की बात फिर वहीं आ जाती है कि जिस परिवारवाद के खिलाफ राहुल गांधी जी ने पहल की कि भाई गांधी परिवार का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होगा कांग्रेस में, और फिर हम ये टिकटें अपने परिवार के लोगों को बांट दें, तो हमारी उस छवि का क्या होगा, हमारे उन सिद्धांतों का क्या होगा। तो ये तो पहले से ही तय था। तो इन बातों पर पेच फंसाने से, संसद में गोलमोल बात करने से सोनिया फायदा गांधी नहीं जी है। संसदीय दल का नेता बन चुकी हैं और आप लोग राहुल गांधी जी से कह रहे हैं कि विपक्ष का नेता बन जाइए। परिवारवाद का तो जबरदस्त स्वरूप वहां दिखाई पड़ेगा। नहीं, देखिए, ये जो बात है ये इस मुद्दे से भिन्न है कि भाई संसदीय दल का नेता चुना गया है, वो सांसदों की इच्छा थी। और सोनिया गांधी जी ने एक चीज देखिए ना, पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है। उनके ठीक है। नेतृत्व में लगातार 10 ठीक है। साल हम सत्ता में बने रहे हैं। ठीक, और मैं राहुल लौटता हूं। गांधी जी को हम विपक्ष का नेता इसलिए बनाना चाहते हैं कि भाई देखिए, एक व्यक्ति लगातार संघर्ष कर रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। भाई यहाँ तक कि मोदी जी भी चाहते हैं कि जो अपनी कुशलता है संसद के अंदर वो राहुल गांधी जी दिखाएं, क्योंकि मजबूत विपक्ष चाहते हैं मोदी जी। तो उस पैमाने पर तो ठीक है, फिलहाल तो मोदी राहुल जी की गांधी इच्छा खड़ा पूरी होकर- कर दीजिए आप लोग। मैं लौटता हूं हाँ, बिल्कुल आपके पास, करेंगे। लौटता हूं। धनंजय जी, विपक्ष का थोड़ा स्वरूप तो बदल रहा है, क्योंकि देखिए अखिलेश यादव ने वहां से इस्तीफा दे दिया विधानसभा की सदस्यता से, और अखिलेश ने केंद्र की राजनीति को एक बार फिर से चुना है। दूसरी तरफ आप राहुल गांधी की तस्वीर देख ही रहे हैं कि वो रहेंगे। अब पता नहीं वो लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद संभालेंगे या नहीं संभालेंगे। लेकिन जो विपक्ष की राजनीति है, ये राजनीति इस बार आपके सामने नए स्वरूप में आ रही है। संसद का सत्र भी होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी इस नए स्वरूप को कैसे लेगी, कैसे इसका मुकाबला करेगी? देखिए, हम तो चाहते हैं कि एक मजबूत विपक्ष बने। मजबूत लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है, है। और एक मजबूत विपक्ष के साथ साथ एक जिम्मेवार विपक्ष, जैसे हम जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका लंबे समय तक निभाए हैं। हम लंबे समय तक विपक्ष में ही रहे हैं, और विपक्ष में रह करके भी सही मुद्दों को उठाना भी एक राष्ट्रवाद है, और उस राष्ट्रवाद की राह पर विपक्ष चले। लगातार विपक्ष का आप देखेंगे, हम जब विपक्ष में थे तो नजीर पेश किए, कई सरकार दशकों में आके भी, हाँ कई दशकों तक, और सरकार में आकर भी नजीर पेश किए। कांग्रेस सरकार में भी रहकर सरोकार नहीं रख पाई, और विपक्ष में जाकर के तो बिल्कुल बेकार हो गई। क्योंकि जब भी आप अलग अलग मुद्दे उठाते हैं, और जब इसमें प्रधानमंत्री जैसे जब बोलने आते हैं तो आप बाइकाट करके सदन से चले जाते हैं। तो गरिमा सदन की रखनी चाहिए, सदन की प्रतिष्ठा रखें। और जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं यहाँ रहूं कि वहां रहूं, कौन पूछ रहा है? जहां मन करे वहां रहें। कौन कह रहा है न जा मेरे बादशाह? कौन कह रहा है? कौन इसकी बात की तस्दीक कर रहा है? मोरली तो हार चुके हैं, नैतिक उनकी हार हो अगली चुकी लाइन थी। भी आप बोली दीजिए, एक वादे के लिए दूसरा वादा हाँ, तोड़ तो के। नब जब उनको नैतिक रूप से वो हार चुके थे। इलेक्ट्रल उनकी विक्ट्री 2 जगह से हो गई है, बट मोरल डिफीट है उनकी। वो अमेठी से लड़ते तो जीतते या हारते, लेकिन मोरल विक्ट्री होती उनकी। लेकिन मोरली हार करके 2 जगह से इलेक्ट्रल भी जीत हो जाए तो अलग लेकिन बात अमेठी है। में हरा तो दिया उनके लोगों ने, आप बिल्कुल हरा दिया, लेकिन मोरल विक्ट्री हमारे नेता की रही कि जो लगातार लड़ती रही। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, हाँ, आ रहा हूँ विजय जी, आ रहा हूँ विजय जी, आ रहा हूँ। हाँ। हमारे यहाँ ये गाना नहीं था कि भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। ये सदियों से चली आ रही परंपरा थी। राहुल गांधी ने कई कीर्तिमान स्थापित किए होंगे, उसमें कल एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। क्या? उन्होंने कहा कि अगर हमारी बहन प्रियंका लड़ती तो मोदी जी से हरा देती। अरे भाई, बहन मेरी प्रियंका मोदी से लड़के दिखाना। ऐसा भाई इतिहास में भारत की संस्कृति में पहला हुआ। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनको खुद ही लड़ना चाहिए? खुद करने, अरे उनको थोड़ा सा साहस करना चाहिए था। ठीक है। कहना चाहिए था कि मैं मोदी से लड़ूंगा। ठीक है। वो अपने अध्यक्ष को भी करे कि मेरा अध्यक्ष अजय राय नकारा है, हाँ। वो मोदी से नहीं लड़ सकते, वो लड़ के हार गए। अच्छा। मैं भी नकारा हूं, मेरी बहन ताकतवर है। हाँ। कि ऐसा भाई इतिहास में पहला निकला जो कह रहे बहन मेरी मोदी से लड़के तू दिखाना। हाँ। ये बहनों ने जो सालों से सदियों से गीत गाए हैं, जो भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, राहुल गांधी उसको भी नहीं, इस अच्छा, नारी सशक्तिकरण का जमाना है ना, नहीं जुड़ पाए। नारी सशक्तिकरण। हमने तो नारी बंधन अधिनियम लाया, ठीक है। 33% आरक्षण ठीक दिया, और है। बहन और प्रियंका जी भी कई सालों से कर रही है ठीक। कि लड़की हूं, लड़ सकती हूँ। बिल्कुल। भैया तुम फेल कर गया, हाँ। मुझे मौका दो, हाँ। मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूँ। ठीक है, लेकिन ठीक। आप उनको बेचारी को ठीक, लड़ने नहीं लौटता देते। हूं वो कह रही विनोद है जी। कि मुझे संसद का मुंह तो दिखाना। ठीक ठीक ठीक, विनोद जी, एक बात जो कि मुझे लगता है कि क्योंकि अब अखिलेश यादव ने केंद्र की राजनीति चुन ली है, तस्वीर तो साफ हो गई है। अब आपको लगता है कि विपक्षी इंडी गठबंधन जो इस बार निश्चित रूप से बेहतर स्थिति में है,
थोड़ी तुलनात्मक रूप से मजबूत हुई है। इसके नेतृत्व को लेकर के अखिलेश के यहां आने पर कुछ आपको लगता है कि आपसी होड़ या कुछ इसको जिसे कहते हैं कि रीडिफाइन होना, पुनर्परिभाषित होना, ये आप देख पा रहे हैं क्या? लाल जी, अगर ये विपक्ष के सहयोग की बात आप करते हैं, पार्लियामेंट का सेशन होने वाला है अगले वीक से, तो शायद हम लोगों को देखेगा, मुझे लगता है कि एक नई तस्वीर ही हमें दिखाई देगी। नई तस्वीर ये कि इंडिया गठबंधन के जो सदस्य घटक दल है उनको अपनी अपनी राजनीति भी करनी है, अपने रीजनल क्षेत्र के छत्रप भी वो है, तो उनकी अपनी भूमिका भी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस बात को ये लोग रेखांकित करते हुए, जिस बात को एजेंडा को लेके ये चुनाव में गए थे, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, उसकी भूमिका को निभाते हुए, उस लोकतंत्र की भूमिका के निभाते हुए जब वो आप प्राइम मिनिस्टर मोदी का वो शपथ ग्रहण समारोह देखिए, तो आपको लगेगा कि इस तरह का जो विपक्ष का जो रवैया रहा, जिस तरह से पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह को बायकॉट किया, हमें आपको याद होगा दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल 154 सीटें कांग्रेस को मिली थी जिस समय में एनडीए की सरकार थी, बीजेपी की, अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, मनमोहन सिंह नेता 142 सबसे शुरुआत में 142 और बीजेपी को 136, सिर्फ 6 सीटों का अंतर। और वो जब सदन के नेता चुने गए थे मनमोहन सिंह, तो अटल बिहारी वाजपेयी चल के उनके कमरे तक गए और उनको बधाई। हमें वो तस्वीर अच्छी तरह याद है। हम लोगों को, सारे देश को लगभग याद होगा, कुछ लोग भूल गए होंगे। ये परंपरा थी लोकतंत्र की, और आज तक प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए एक भी शुभकामना का कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से, न अध्यक्ष की बात आप छोड़ दीजिए, तो सोनिया गांधी का, न राहुल गांधी का, और न कोई विपक्ष के इन सारे लोगों का। तो आप ये देख लिए, जब आप इस बात की उम्मीद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नैतिक हार है, पद छोड़ें प्रधानमंत्री मोदी। तो रचनात्मक विपक्ष की जब बात करते हैं तो आप अभी शपथ ग्रहण समारोह में आपने देख लिया था। रही बात कि ये जो अभी नुरा कुश्ती होने वाली है वो अब यूपी को लेके है। अखिलेश यादव को 37 सीटें मिली है, तो जाहिर सी बात है उनको लगेगा कि सपा के में इतनी बड़ी सीट लेके जब हम पार्लियामेंट में जाएंगे तो इंडिया गठबंधन में उनकी भूमिका श्रेष्ठ होनी चाहिए। बिल्कुल हो सकता है कि नीतीश कुमार के बाद उनके दावेदारी बने कि हम कन्वेनर हमें होना चाहिए। अब वो जब कन्वेनर की बात होगी और राहुल गांधी वहां अगर विपक्ष के नेता के रूप में, जैसा कि कांग्रेस को एक दशक के बाद ये 99 सीटें मिली है, तो वो जाहिर सी बात है उनकी भूमिका बनती है। लेकिन राहुल गांधी अगर विपक्ष के नेता सदन में होंगे, लोकसभा में होंगे, तो उनकी भूमिका अखिलेश से बड़ी होगी। और दोनों का जो है प्राइम फोकस लखनऊ होगा, यूपी होगा, कि यूपी में बहुत, राहुल गांधी का दावा है कि यूपी में जो ये कामयाबी है कांग्रेस पार्टी का, उनको लगता है कि उनके पारंपरिक वोट बैंक जो है वो कांग्रेस की तरफ लौट आई है। और अखिलेश का दावा है कि ये तो हमारा पीडीए का स्कीम था, फॉर्मूला था, जिसमें कांग्रेस को कुछ सीटें मिल गई है। अब ये दोनों अपने अपने सीट और अपने परंपरा की सीट को लेके इस तरह से साबित करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रीजनल पार्टी को जितनी भी जगह मिली है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या सपा हो या आरजेडी हो, इन लोगों ने सिर्फ अगर किसी की अगर लिया है वहां पे लोकमत में, तो वो सारे वोट जो है, वोट बैंक जो है, रीजनल पार्टी ने हथियाया। यहीं पर एक सवाल कि जैसे मान लीजिए कि अभी लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस मिलकर चली, आपको इस बात की संभावना कितनी लगती है कि विधानसभा चुनाव जो 2027 में होना है, उस समय तक भी ये लोग इसी तरह हो सकता है मिलकर के चलें और केंद्र की राजनीति भी इसी तरह मिलकर के अच्छे समन्वय के साथ कर पाएं? इसकी संभावना कितनी? देखिए, मैं इस चीज को इसलिए नहीं मानता कि ये चलेगा कितना, क्योंकि अखिलेश यादव का जो ट्रिक था वो सीट उसको बीजेपी ने यूपी में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में कई 2 बार 3 बार आजमाया हुआ है। और ये बीजेपी का सोशल इंजीनियरिंग था, जिसको कॉपी करते हुए अखिलेश यादव इस बार 2024 में लोकसभा में आए थे। और उसके साथ में आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव ने सपा में सबसे कम मुसलमानों को सीट दिया था, सबसे कम यादवों को सीट दिया था। बिल्कुल यादव के सीट में वो सिर्फ परिवार से, सपा के परिवार से जो यादव थे, सिर्फ उन्होंने यादव को रखा। तो ये बीजेपी का तो ये पुराना फार्मूला रहा है। बीजेपी को नुकसान ये हुआ है कि उसका जो लोकल कैंडिडेट का जो एंटी इनकम्बेंसी था, जो तीसरी बार वो गए थे, उस सामाजिक समीकरण के सारे सांसद जो पूर्व सांसद थे, तो निवर्तमान सांसद आप कह सकते हैं, तो वो उनके लिए नुकसान था। सोशल इंजीनियरिंग में, सोशल कॉम्बिनेशन में अभी भी बीजेपी की वहां एक अच्छी पकड़ है। वो शायद इस बार का जो इनका गेम था, संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में, वो शायद इनको ये मुनाफा में मिला।
विजय जी एक बड़ा सवाल जो कि अभी विनोद जी उठा रहे थे, क्या एक सामान्य शिष्टाचार नहीं होता कि आप कम से कम शपथ ग्रहण समारोह में जाते, प्रधानमंत्री को एक बधाई संदेश, चाहे वो शपथ ग्रहण के बाद ही एक लाइन का बधाई संदेश देते, बधाई उनको देते, नई सरकार को शुभकामनाएं देते। आखिर ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र की कल्पना बिना अच्छे विपक्ष की ही नहीं जा सकती। लोकतंत्र तभी है जब विपक्ष है। किसी और शासन पद्धति में विपक्ष होता ही नहीं है, लोकतंत्र में ही होता है। लेकिन आपने वो भूमिका नहीं निभाई विजय जी। देखिए, ऐसा आप समझते हैं कि हमने ये भूमिका नहीं निभाई। अगर हमारी समझ गलत है तो बताइए कैसे गलत। सुनिए ना लाल सिंह जी, अगर आप सम्मान लेना चाहते हैं तो कुछ आपको भी तो कुछ करके दिखाना होगा ना, अपना व्यवहार अच्छा रखना होगा। अगर आप मुझे घूर के देखने लगे या आपके हाव भाव ऐसे हो कि मैं आपके नजदीक जाऊंगा आप मुझे मार बैठेंगे, तो मैं आपके नजदीक जाऊंगा क्यों? और जब हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी आपके कार्यक्रम में मौजूद रहे शपथ ग्रहण समारोह में, यही तो कह रहा हूं कि आप जो कारण बता रहे हैं उन तमाम कारणों के बावजूद खड़गे जी गए, आप लोग भी चले जाते। आपकी सोनिया गांधी जी तो कहा था विजय जी कि हमारी मजबूरी है संवैधानिक, बिल्कुल राज्यसभा के वो उन्होंने कम से कम संवैधानिक मजबूरी समझा। इसके लिए खड़गे जी की तारीफ होनी चाहिए। संवैधानिक मजबूरी उन्होंने समझा, वो वहां उपस्थित हुए। मैंने आपको स्पष्ट तौर पर एक बात बड़ी सीधी सी बताई। बिल्कुल कहिए। हमें ना मोदी जी से चुनौती है, न भाजपा से चुनौती है, न मोदी सरकार के कारनामों से चुनौती है। उनका मुकाबला करना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन असली चुनौती है कि राहुल गांधी जी के जो सलाहकार हैं वो नई नई चुनौतियां ढूंढ कर लाते हैं। ये बिल्कुल विजय जी ने एकदम अपनी लाइन ले ली। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, नहीं मैंने पहले भी यही बात कही। देखिए, मैं आपको एक बड़ी सीधी सी बात बता रहा हूँ। अगर हम ये 99 सीटें जीते हैं तो इनमें 40-50 सीटों का योगदान तो खुद मोदी जी के कारण है, क्योंकि जो तीसरी बार उन्होंने सांसद जनता के विरोध के बावजूद भी कैंडिडेट बना दिए, उन जगहों के कारण हमें ये ज्यादा जीत मिली है। लेकिन अगर हमारी पार्टी अपने दम पर लड़ती, अपनी नीतियों पर, अपने सिद्धांतों के साथ लड़ती, तो 150 से 200 सीटें लेकर आते हैं। हम गारंटी के साथ कह रहा हूँ। सरकार के खिलाफ हमारे पास इतने मुद्दे थे। अब लेकिन आम आदमी पार्टी ने हमारे साथ जो गठबंधन किया था दिल्ली में, चुनाव होते ही हमारी राहें अलग हो गई। तो क्यों किया था? बुरी तरह फेल हो गया आपका। आज कांग्रेस के उन नेताओं को सस्पेंड किया जाना चाहिए या उनसे जवाब मांगा जाना चाहिए जिन्होंने जबरदस्ती ये गठबंधन करवाया। भैया क्यों कराया था? ठीक है, ठीक है। वरना दिल्ली में हम कम से कम 3-4 सीटें जीतते अपने दम पर। हाँ, आपका वोट प्रतिशत तो पिछली बार बहुत अच्छा था 2019 में। कांग्रेस का वोट प्रतिशत काफी अच्छा था। ठीक है, तो आखिर हमें जरूरत क्या है? हम सीधी बात क्यों नहीं कर सकते? ठीक है। हम वायनाड की जनता को क्यों नहीं बता सकते कि भैया राहुल गांधी जी इस सीट से इस्तीफा दे रहे हैं? सीधा बताइए। और सीधा बताइए कि भाई अब ये भूमिका हम यहाँ पर इसको दे रहे हैं, ठीक है, अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को दे रहे हैं, जैसे हमने किशोरी लाल शर्मा को दी। धनंजय गिरी जी, जो विजय जी कह रहे हैं कि वो तो सीटें और ज्यादा जीतते अगर सही ढंग से लड़ते, तो ये तो मोदी जी की कमी की वजह से या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की कमी की वजह से उनको 40-45 सीटें मिल गई, वरना अगर अपनी तरह से लड़ते तो और ज्यादा सीटें लाते। नहीं, विजय जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने जो बातें कही, जो लबलुआब था वो यही था कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। तो विजय जी अपनी खुली बात कर रहे हैं, इस बात की तस्दीक कर रहे हैं और दिल्ली बात भी वो ठीक कर रहे हैं। उनके दिल से दिल्ली वाली बात निकल रही है कि बाग उजड़ गए खिलने से पहले। तो केजरीवाल की कलाबाजियों को कौन नहीं जानता है, जिसने बताया था कि दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी अगर कोई है तो कांग्रेस है। और उस कांग्रेस को कांग्रेस भी जान तो गई थी, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी दुविधा थी। और दिल्ली प्रदेश में देखिए बड़े बड़े नेताओं ने इसके खिलाफ इस्तीफा दे दिया था केजरीवाल से गठबंधन के मामले पर। देखिए, जो विजय जी बेचारे कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी सलाह पर चलते हैं। चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए राहुल गांधी और चमचों के बीच पले बढ़े और चमचों के साथ चल रहे हैं। तो विजय जी का दर्द आप देख ही रहे हैं। विजय जी जो दर्द कर रहे हैं कि कांग्रेस 99 से, जब सांप सीढ़ी वाला खेल आप देखते हैं, 99 पे जब सांप काटता है तो फिर शून्य पर आता है, तो 44 के नीचे भी आएगा, 44 से नीचे जाएगा। अब शून्य पे कांग्रेस जाने की तैयारी है, क्योंकि जो बकारी कांग्रेस ने की है इस बार, जो 1-1 लाख रुपया का लोगों को दिया है, कागज के 1 लाख रुपया टकाटक खटाखट, वो खटाखट वाले जाकर के कांग्रेस के दफ्तर है खटखटा रहे हैं कि भाई कहिए कब आएगा, 1 लाख कब आएगा। तो इसके बाद जब चुनाव में जाएंगे तो वो दौड़ाएंगे फटाफट।
तो उसके बाद देखिएगा क्या होता है कांग्रेस का। वो 99 का जो सांप काटेगा तो 0 पे ही कांग्रेस आएगी। विजय जी का दर्द बहुत अच्छा, ये भी देखिए सहयोग कि कैसे वो बिल्कुल जाके 99 पे इनका कांटा अटक गया। 99 कांग्रेस जीवन भर 99 के चक्कर में ही रही है। कई कांग्रेस के सारे नेताओं का चक्कर कई तरह की कहावत है 99 पर। मैं लौटता हूँ विनोद तो मेरा भी एक जवाब ले लीजिए। हाँ ले लीजिए, हाँ दे दीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मोदी जी के तीसरे कार्यकाल को 3.0 कहा जा रहा है। मतलब तीसरा कार्यकाल इनको 0/0 पर पहुंचा देगा। भाजपा आने वाले 20 सालों के लिए स्कूल कॉलेज गए होते थे, सब समझ में आता कि उसमें मोहन भागवत के आप भाषण सुन लीजिए, दिक्कत और जो देश के हालात है उन्हें देख लीजिए। निश्चित तौर पर अब भाजपा समाप्ति की तरफ है, बशर्ते हमारी पार्टी उन मुद्दों को कैश कर ले और देश भर में संगठन खड़ा कर ले, तो निश्चित तौर पर देश की अगली आवाज और देश की अगली सरकार कांग्रेस। ठीक विनोद जी, ये नतीजा आ गया, तीसरी बार सरकार भी बन गई। और जाहिर सी बात है कि जैसे ही बहुत सारे लोग आशंका कर रहे थे कि पता नहीं कैसी सरकार होगी, उसके खिलाफ सामान्य जैसे मोदी जी की सरकार बनती है वैसी ही बनी है। लेकिन इस चुनाव से भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कुछ मैसेज तो है। वो मैसेज भारतीय जनता पार्टी ग्रहण करेगी या जो विपक्ष मजबूत हुआ है, विपक्ष इस फॉर्मूले को आगे भी अपना करके मजबूत होता रहेगा? लाल जी देखिए, ये पूरा चुनाव के पहले और अभी चुनाव के बाद ये खेल सिर्फ नैरेटिव्स का है। नैरेटिव्स का खेल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो इस देश में ये समझने की जरूरत है कि 2 अलायंस ने चुनाव लड़ा था। ठीक। और 2 अलायंस, एक इंडिया गठबंधन की अलायंस है और दूसरा एनडीए की अलायंस है। और दोनों अलायंस ने सरकार अपने चुनाव में अलग अलग जो भी स्टेट का उनका रहा है रीजनल पार्टी का वहाँ बेस, उसके हिसाब से उन्होंने सीट डिस्ट्रीब्यूशन की थी। तो अगर ये हार है तो ये पूरी तरह से इंडिया गठबंधन की हार होनी चाहिए। अगर ये जीत है तो पूरी तरह से एनडीए गठबंधन की जीत होनी चाहिए। अगर देश ने जनादेश एनडीए गठबंधन को स्पष्ट जनादेश दिया है बेशक, तो फिर इसमें कौन सा कंफ्यूजन है कि अभी तक विजय जी की पार्टी कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा है कि मोदी जी को बड़ा डेंट लगा है। मोदी जी ने 200 से ज्यादा 206 रैलियां की थी, बीजेपी के कैंडिडेट से ज्यादा अपने सहयोगी दलों के लिए की थी। ये विजय जी हमें आपको समझने की जरूरत है। रही बात की नैरेटिव ये है कि राहुल गांधी जब तक इस इलेक्शन में इस जीत को अपनी बड़ी कामयाबी बताते रहेंगे तब तक शायद वो मुख्यधारा के पॉलिटिक्स नहीं कर पाएंगे। मुख्यधारा के पॉलिटिक्स करने में उन्हें इस बात का आत्मचिंतन करना होगा कि कांग्रेस कैसे अपने दम पे सरकार बनाएगी। यही बात तो विजय जी और कह रहे हैं। अगर ये बात विजय जी कह रहे हैं, विजय जी कांग्रेस के बहुत पुराने नेता हैं, हरियाणा में इनकी अपनी काफी अच्छी पकड़ है, मैं उनको जानता हूं। विजय जी जो कह रहे हैं वो उनका भाव वही है जो मैं आपको बता रहा हूं। आप सिर्फ ये बात इंप्रेशन बनाना चाहते हैं पब्लिक में कि ये संविधान के एक कॉपी लेके राहुल गांधी कह रहे हैं कि संविधान खतरे में। आप इस खतरे को लेके आप इलेक्शन तो एक बार आपने लोगों के बीच में माहौल बना दिया, लेकिन अब सवाल ये है ये खतरा 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 आप कितने वर्षों तक करते रहेंगे? इसलिए कम से कम जो आपने जो डिस्कस शुरू की थी रचनात्मक एक विपक्ष की भूमिका को, ये उनका टेस्ट अभी पार्लियामेंट सेशन में होना है। ये टेस्ट अखिलेश का भी होना है, ये टेस्ट उन सारे विपक्ष के गठबंधन को होना है जो वो एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका में जब तक नहीं आएंगे, ठीक है, तब तक शायद इस देश में सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी का पीएम का जो एक बड़ा लंबा लाइन है विकसित भारत संकल्प का, वो कम से कम उस रास्ते से इस देश के लोग अभी अलग होने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है। एक छोटी सी प्रतिक्रिया विजय जी, उम्मीद करें सकारात्मक विपक्ष की, क्योंकि जो बात हम कर रहे हैं, देखिए लोकतंत्र के लिए विपक्ष बहुत जरूरी है, सिर्फ जरूरी नहीं, एक अच्छे विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। एक सकारात्मक रोल की उम्मीद कर सकते हैं हम लोग कांग्रेस से? लाल सिंह जी, ईमानदारी से कहना चाहूंगा, अब ये जो आजकल की राजनीति है ये विशुद्ध रूप से क्रिकेट टीमों की तरह हो गई है। अगर हम अपनी गलती नहीं सुधारेंगे तो दूसरी टीम उसका फायदा उठाएगी। अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम अपनी गलतियों का सुधार नहीं करेंगे, ठीक है, हम एक लाइन की प्रतिक्रिया धनंजय जी एक लाइन की प्रतिक्रिया। ठीक, धनंजय जी एक लाइन की प्रतिक्रिया। एक अच्छे विपक्ष के साथ हम सब उम्मीद करें कि एक बढ़िया 5 साल का कार्यकाल दिखाई पड़ेगा।
देखिए हम ऐसी उम्मीद ही कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस जो है पोजीशन के लिए शुरू से मरती रही है, पोजीशन में लगातार रही है और कांग्रेस सत्ता को स्वाभाविक दावेदार समझती है। इसलिए अपोजिशन को कांग्रेस पचा नहीं पाएगी और कांग्रेस अगर इसको पचा पाएगी तो फिर भी हम उम्मीद और करते अच्छा बना फिर भी हम उम्मीद करते हैं। इसी नोट पर बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय जी जुड़ने के लिए, विजय जी जुड़ने के लिए और विनोद जी आपका भी इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि क्या आतंकी हताश हैं जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की कामयाबी से, क्योंकि जिस तरह से श्रद्धालुओं पर वो हमला कर रहे हैं इसीलिए ऐसा लगता है। करेंगे इस पर बात।